दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि वह फैसला सही है या गलत। उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबत। लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में फैसले कर लेते हैं और उन फैसलों की वजह से हमारी ज़िंदगी नरक से भी बढ़कर हो जाती है। इसलिए सही फैसला लेने की योग्यता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि जीवन में सही निर्णय कैसे लिए जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी थे। लोग उनके पास दूर दूर से आते थे ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। उनके पास कोई भी कैसी भी समस्या लेकर आता, वह उस समस्या का समाधान अवश्य ही कर देते थे। जब भी वह किसी भी समस्या को सुनते तो उस समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते और गहराई से समझते। उसके बाद कुछ देर के लिए वह मौन हो जाते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करके उस समस्या का समाधान देते थे। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में बस एक ही बात को सोचता था, शायद इन साधु के पास कोई ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं जिससे वह समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें वह समाधान बताते हैं। एक बार एक युवक ने उनसे यह पूछ ही लिया, क्या आपके पास कोई ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ हैं जिसके कारण आप हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, या आपके पास कोई ऐसी दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं। उस युवक की यह बात को सुनकर वह बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो अपने घर में बिल्कुल ही अकेले रहा करती थी। इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। एक बार उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे चारों लोग दूसरे नगर में धन कमाने के लिए गए हुए थे और अपनी सारी कमाई को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। यह बात उस जमाने की है जब यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे। इसी कारण वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर पैदल ही प्रस्थान कर रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन अलग अलग पोटली में रखा हुआ था और उसी पोटली में उन सबकी सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, यदि इस तरह से हम अपना अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम इस पर ध्यान भी दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित भी हो जाएगा। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली और सभी ने मिलकर अपना अपना धन एक ही पोटली में रख दिया और वे सभी मिलकर अपने अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते काफ़ी समय बीत चुका था और अब रात्रि होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। रात्रि का समय हो चुका था और उन चारों मित्रों को रात रुकने के लिए कोई न कोई जगह की आवश्यकता भी थी। ऐसे में उन 4 मित्रों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे चारों मित्र आज रात इसी घर में ठहरेंगे। इसलिए वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते चले गए और उस घर तक पहुंचकर उसका दरवाज़ा खटखटाया। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और उन चारों मित्रों में से एक मित्र ने हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहा, माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ रास्ते में ही रात हो गई है और अब हम इतनी रात को सफ़र नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हम आपके यहाँ एक रात रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफ़ी देर सोच विचार किया और उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूँ। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा,
माताजी, इस पोटली में हमारे जीवन भर की कमाई है और हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इस पोटली को आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हम चारों से ज़्यादा आपके पास सुरक्षित रहेगा। हम बस इतना ही चाहते हैं कि हम चारों में से कोई भी व्यक्ति अगर इसे लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना, जब तक कि हम चारों इस पोटली को एक साथ न लेने आएँ। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको सौंपेंगे। और वैसे भी आप लोग तो सुबह ही यहाँ से चले जाने वाले हैं, मैं आपको सुबह ही यह पोटली थमा दूंगी। वह धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाकर चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनका धन बिल्कुल ही सुरक्षित है और वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब चारों उठते हैं तो सभी लोग आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान बहुत ही चालाक था। वह अपने तीनों मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी बहुत ही मदद की है और हमारी खातिरदारी भी की है। हमें अच्छा भोजन खिलाया और रात बिताने के लिए एक अच्छा सा घर दिया और हमने अब तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस चालाक युवक ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी न किसी तरह से उस बुढ़िया से धन की पोटली को हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम करने लगते हैं। तभी वह चालाक नौजवान बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्रों, मुझे जोरों की प्यास लगी है, मैं ज़रा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। वह बाकी मित्र अब काफ़ी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लग चुकी थी, इसलिए वह तीनों मित्र उसे वहाँ से जाने की अनुमति देते हैं और कहते हैं, मेरे पीने के लिए भी पानी लेते आना। वह चालाक युवक उस बूढ़ी औरत के पास पहुँचता है और वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, माताजी, अब हम चारों यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दें। इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना आओ तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक यह पोटली किसी को नहीं देना। तभी वह चालाक युवक अपने तीनों मित्रों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ले आऊं। उन तीनों मित्रों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में उस युवक से कहा, हाँ ठीक है, ले आओ। यह सब देखकर उस बुढ़िया को लगने लगा कि अब यह चारों यहाँ से जा रहे हैं और यह अपनी पोटली को हमसे मांग रहे हैं, इसलिए उस बुढ़िया ने वह पोटली लाकर उस चालाक युवक के हाथों में रख दी और वह चालाक उस पोटली को लेकर वहाँ से चला गया और बाकी के तीनों मित्र खेत के कामों में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वह तीनों खेत का काम करके वापस घर लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माताजी, हमारा मित्र जो यहाँ पानी पीने आया था वह कहाँ गया है? इस पर वह बुढ़िया कहती है, क्या वह पानी पीने के लिए आया था? और वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें थमा दें। तब तीनों बड़े ही आश्चर्यचकित होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, माताजी, हमने भला कब वह पोटली आपसे मांगी थी? हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी वह बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, परंतु अब तो वह पोटली लेकर यहाँ से जा चुका है। तभी वह तीनों मित्र सर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माताजी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक आपको वह पोटली किसी को नहीं देनी है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आपकी ही गलती है। हमने आपके पास उस पोटली को हिफाजत के लिए रखा था और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथों में दे दिया जिसने हमारा सारा धन लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। अब तो इस बात का राजा ही फैसला करेंगे। तीनों नौजवान उस बूढ़ी औरत पर क्रोधित होकर
राज दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उन राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन तीनों नौजवानों की बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो वह तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश करने का आदेश देते हैं। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी दरबार में उस बूढ़ी औरत को दोषी करार देते हैं और कहते हैं, तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। तुम्हें इसका धन लौटाना पड़ेगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरे पास इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इनका धन लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूँ, बेसहारा हूँ। कृपा करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस बूढ़ी औरत की एक नहीं सुनता और वह बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। यह सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहाँ से लाऊं? मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं क्या करूं? लेकिन यदि मैंने उनका धन वापस नहीं लौटाया तो मुझे राजा मार डालेगा। वैसे भी मेरी ही गलती है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक वह पोटली किसी को नहीं थमाना, लेकिन फिर भी मैंने वह पोटली केवल उस एक व्यक्ति को थमा दी। इसमें गलती तो मेरी ही है। वह रोते रोते यह सारी बातें सोचते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत को वही बौद्ध भिक्षु मिल जाते हैं जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता के साथ कर देते थे। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? इस पर वह बूढ़ी औरत उन बौद्ध भिक्षु को सारा सच बता देती है और कहती है, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ ना आए तब तक वह पोटली मुझे किसी को नहीं देनी है। लेकिन मेरी मति ही मारी गई थी जो मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी। लेकिन वह अकेला व्यक्ति उनका सारा धन लेकर वहाँ से भाग गया। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं वह सारा धन कहाँ से लाऊं। मेरे पास इतना धन नहीं है और राजा ने तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही हूँ कि इतना सारा धन मैं कहाँ से लाऊंगी। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं। कुछ देर मौन रहकर सोच विचार करते हैं और वह समस्या का समाधान निकालते हैं। और उसके बाद वह उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, राजा ने जो किया है वह बिल्कुल ही गलत किया है, लेकिन आपने जो किया है इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। राजा का फैसला गलत है। उन बौद्ध भिक्षु के इतना कहने पर वह बूढ़ी औरत चुप हो गई और वह सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं और वह कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करते। फिर आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है? उन बौद्ध भिक्षु और उस बुढ़िया की बात आसपास के खड़े लोग भी सुन रहे थे और वे लोग भी बड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा ने तो बिल्कुल ही सही फैसला किया है। इस बूढ़ी औरत की ही गलती है। उन चारों का धन केवल एक ही व्यक्ति को थमा दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका सारा धन लौटाना ही होगा। इसमें राजा ने गलत फैसला क्या किया है? तभी वह बौद्ध भिक्षु बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो, हे राजन, आपका फैसला गलत है और सही फैसला क्या है इसका फैसला मैं करूँगा। पहले तो बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वह भरे राज दरबार में जाकर राजा को यह बात कह सके कि राजन, आपका फैसला गलत है। लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वह वापस राज दरबार लौटी और उसने राज दरबार में थरथराते हुए स्वरों में राजा से कहा, हे राजन, आपने जो फैसला किया है वह बिल्कुल ही गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बातें बता दी। उस बूढ़ी औरत की बात को सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुए। राजा ने उस बूढ़ी औरत से कहा, कौन है वह संत
जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं हर रोज़ कई निर्णय लेता हूँ, कई फैसले करता हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि उन संत ने मुझसे सही फैसला नहीं सुनाया, तो उन्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। यह बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग यह जानने के लिए हैरान थे कि आखिर वह साधु ऐसा कौन सा फैसला सुनाएंगे जो राजा से भी उचित होगा, जिसमें सबके लिए न्याय होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तुरंत ही आदेश दिया कि जाओ और उस संत को राज दरबार में लाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार वे सैनिक तुरंत ही उन संत को लेने के लिए निकल पड़े। वे लोग कुछ देर बाद उन संत को लेकर राज दरबार में पहुँचे। दरबार में सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोग उन संत के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। उन संत को देखकर राजा कहते हैं, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो फैसला किया है वह गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वह चारों लोगों को एक साथ वह पोटली थमाएगी। फिर आखिर उसने अपना वादा क्यों तोड़ा? इसने यह गलती क्यों की कि इसने केवल एक ही व्यक्ति को पोटली थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर यहाँ से भाग गया? तो क्या इसमें इसकी गलती नहीं है? क्या इसको धन नहीं लौटाना चाहिए? इस पर वह बौद्ध भिक्षु बड़े विनम्रता से राजा से कहते हैं, हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा कहता है, ठीक है, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु बड़ी विनम्रता से राजा से कहते हैं, हे राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली एक साथ उन चारों को दी जाएगी, तो अभी तो यह केवल 3 है, चौथा कहाँ है? तो इनसे कहिए कि यह लोग यहाँ से वापस जाएं और अपने चौथे मित्र को यहाँ लेकर आएं, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। और वादा भी ऐसा ही किया गया था कि जब तक चारों एक साथ ना आए, तब तक उनका धन नहीं लौटाया जाएगा। और यदि यह बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लौटा देगी, तो यह बूढ़ी औरत अपना वादा तोड़ देगी और यह सही नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका यह धन लौटाया जाए, तो सबसे पहले इनसे कहिए कि यह लोग यहाँ से जाएं और अपने चौथे मित्र को यहाँ वापस ले आएं। उस राज दरबार में हर कोई इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने उन बौद्ध भिक्षु की बहुत ही तारीफ की। अब राजा भी उन बौद्ध भिक्षु के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत थे। राजा तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु के सामने अपना सर झुका लेते हैं और हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं, हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर यह बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैंने इस बात को इस तरह से सोचा क्यों नहीं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी काम होते हैं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इसको आपने केवल ऊपरी तौर पर देखा। आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास नहीं किया। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, तो आप भी इसी नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले को गहराई से नहीं देखते हैं, तब तक हम उसका समाधान नहीं कर सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने फैसले केवल जल्दबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना ही गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए, भले ही फैसला हमारे लिए आगे चलकर हमारे लिए ही नुकसानदायी क्यों ना हो। लेकिन हम तो उस मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते भी नहीं हैं। तभी वह राजा उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, क्या आपके पास ऐसी कोई दिव्य शक्तियाँ हैं जिससे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब देती हैं, जिस कारण आप किसी भी समस्या का समाधान इतनी सरलता के साथ कर सकते हैं? राजा की यह बात को सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कराने लगते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, यह सवाल मुझसे कई लोगों ने किया, लेकिन मैंने कभी किसी को इसका जवाब नहीं दिया। आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शक्तियां हैं जिससे मैं बात कर सकता हूं, जिससे मैं कोई भी समस्या का समाधान पा सकता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे पास कोई ऐसी शक्तियां नहीं हैं। मैं तो केवल हर मामले को गहराई से सोचता हूं, उस पर सोच विचार करता हूं, और जब मैं विचार कर लेता हूं तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं, और जो समाधान मेरे सामने आते हैं मैं उन पर भी विचार करता हूँ, उनके बारे में भी गहराई से सोचता हूँ,
और जब मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तभी मैं समाधान उस व्यक्ति को देता हूँ ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। अब आप ही सोचिए, आप जल्दबाजी में यह फैसला लेकर इस बुढ़िया का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देते। हमारा पूरा जीवन एक फैसले पर निर्भर करता है। यदि वह फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, और यदि वह फैसला गलत निकला तो हमारा जीवन नर्क से भी बदतर हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए यदि आप भी सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना होगा। मौन रहकर उस समस्या पर विचार करना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारे भविष्य को तय करते हैं, हमारी ज़िंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं। फिर चाहे वह फैसले छोटे हों या बड़े, वे ही हमारे ज़िंदगी को निर्धारित करते हैं। इसलिए सबसे पहले सही फैसले लेने के लिए मौन रहना सीखना होगा, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समस्या के कई सारे समाधान निकल कर आते हैं। और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसा होना चाहिए, और आपको यह भी समझ आएगा कि इस समाधान से आपको फ़ायदा होगा या नुकसान। और यह सब सिर्फ तभी संभव हो सकता है जब हम कम बोलना शुरू करें। इसका अर्थ यह है कि आप भीतर से शांत हो जाएं, और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आपका मन स्पष्ट होने लगता है, साफ होने लगता है, और आप किसी भी चीज़ पर सोच विचार कर सकते हैं। और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से भी कम बोलते हैं, और जब आप धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप साफ और स्पष्ट तौर पर सोच और समझ पाते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है, जिससे आपको यह साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है कि कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत होगा। आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और यदि आप इसी तरह सोच विचार कर किसी भी फैसले को लेना शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करने लगता है, और आपका मस्तिष्क पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।